नमस्कार, स्वागत है आपका इंडी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। और यह बड़ी खबर महाराष्ट्र के मुंबई से सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक रेस्टोरेंट से 2 लोगों के शव मिले हैं। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, रेस्टोरेंट की पानी की टंकी में ये दोनों शव बरामद किए गए हैं। ये पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है, लेकिन इन 2 शव मिलने के बाद से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। ये दोनों शव रेस्टोरेंट की पानी की टंकी से मिले हैं, जिस कंडीशन में ये शव बरामद किए गए हैं। फिलहाल अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। तो ये रेस्टोरेंट बताया जा रहा है जिसमें 2 लोगों के शव मिले हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये रेस्टोरेंट की तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि इसी रेस्टोरेंट की पानी की टंकी में ये दोनों शव बरामद हुए हैं। फिलहाल ये दोनों लोग कौन थे, कहां से आए थे, यह जांच का विषय बना हुआ है। और क्या मारकर इनको डाला गया था, किस वजह से इनकी मौत हुई है, फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। मीरा रोड इलाके की घटना यह बताई जा रही है, जहां पर इस रेस्टोरेंट में ये दोनों शव बरामद किए गए हैं। पानी की टंकी में ये दोनों शव बरामद हुए हैं। फिलहाल जिस कंडीशन में ये शव बरामद हुए, अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। पूरे होटल के कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। इसी के साथ ही बहुत गहनता से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल मुंबई पुलिस कर रही है। तो ये रेस्टोरेंट तस्वीरें आप देखिए, रेस्टोरेंट के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है। जितना भी इस रेस्टोरेंट का स्टाफ है, सभी से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। मुंबई के मीरा रोड इलाके का यह मामला है, जहां पर 2 शव पानी की टंकी में मिले हैं। और फिलहाल यह जांच का विषय बना हुआ है कि इनकी हत्या की गई है या फिर इसके पीछे वजह कुछ और रही है। जिस कंडीशन में शव बरामद हुआ, पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शुभम पांडे इस वक्त फोन लाइन पर है। शुभम, ये रेस्टोरेंट बताया जा रहा है जिसकी पानी की टंकी में 2 शव बरामद हुए हैं। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, घटना बीती रात की है, जहां पर एक मैनेजर और एक नौकर की जो है हत्या कर दी, जिसके बाद दोनों जन का एक शव बरामद किया है। हालांकि पुलिस को यह घटना रात 11 बजे मिली, जिसके बाद पुलिस छानबीन करे, लेकिन अभी तक आरोपी अभी तक उनके गिरफ्त में नहीं है। और लगातार मामले की जांच की जा रही है कि आखिर किस वजह से इनकी हत्या की गई। क्योंकि लॉकडाउन है, सारी दुकानें फिलहाल अभी तक बंद थी, और रात में जिस तरह से यहाँ पर जो घटना हुई, कहीं न कहीं पूरे दहशत का माहौल बना हो इस इलाके में। चूंकि मीरा रोड भाईंदर में जिस तरह से वहाँ पर बड़े बड़े पब बार हैं, डांस बार भी बहुत सारे काफी तादाद में है। ऐसे में वहाँ पर इस तरह से मर्डर होना कहीं एक शंका। लेकिन शुभम, जिन 2 लोगों की ये शव बरामद हुए हैं, फिलहाल इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? क्या रेस्टोरेंट में ही काम करते थे, जिस तरह से अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है? देखिए, ये फिलहाल पुलिस इस बात की अभी तक जानकारी नहीं दे रही है कि वो लोग कहाँ काम करते, लेकिन बताया जा रहा है कि वो मैनेजर थे और एक उनका माना जा रहा है कि वो उसी जो है शराब की दुकान में ही काम करते थे, जहां से उनका शव बरामद मिला है। हालांकि इसकी हत्या किसने की और कैसे हुआ हत्या, और किस आपसी रंजिश के वजह से हुआ या किस वजह से, इस बात की छानबीन वहाँ की स्थानीय पुलिस लगातार कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ सुराग। लेकिन शुभम, जिस कंडीशन में दोनों शवों को बरामद किया गया है, बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट की पानी की टंकी में दोनों शव ये बरामद किए गए हैं। क्या प्रथम दृष्टया यह माना जा रहा है कि पानी में डूबने से इनकी मौत हुई है, या फिर इनको मारकर पानी की टंकी में डाला गया था? बिल्कुल, कुछ भी कहना असंभव अभी तक नजर आ। जब तक पुलिस यहाँ पर अगर साफ तौर पर स्पष्ट जब तक नहीं कह पाए, तब तक ये कहना संभव होगा कि आखिर इनकी हत्या हुई, पानी में डूबने से मौत हो गई। हालांकि माना जा लगता शायद डिस्कनेक्ट हो चुका है। शुभम जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि फिलहाल जांच का विषय यह बना हुआ है। एक इनमें से मैनेजर भी बताया जा रहा है। फिलहाल सभी स्टाफ से पूछताछ की जा रही है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जब चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, लोगों की निगरानी की जा रही है जो भी बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं, ऐसी स्थिति में एक रेस्टोरेंट में पानी की टंकी में 2 शव बरामद हुए हैं। इसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, लोग डरे हुए हैं, और इस रेस्टोरेंट का जितना भी स्टाफ है, सभी से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस वक्त मौका वारदात पर मौजूद है और एक एक पहलू की बहुत गहनता से जांच की जा रही है। जिस कंडीशन में ये शव बरामद हुए हैं, फिलहाल इसके पीछे वजह क्या रही है, क्यों इनको इस तरह से मारा गया है, वजह इसके पीछे क्या है, यह हत्या थी, आत्महत्या थी, या कोई रंजिश इसके पीछे बताई जा रही है। फिलहाल ये सब कुछ जांच का विषय इस वक्त बना हुआ है। अब तक किसी भी बात को लेकर खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस पूरी गहनता से जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन इस घटना के बाद से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। तो मुंबई की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर रेस्टोरेंट में 2 लोगों के शव मिले हैं और पानी की टंकी में ये दोनों शव बरामद किए गए हैं। मुंबई के मीरा रोड इलाके की यह घटना है। हालांकि कल रात का यह पूरा वाकया बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल अब तक स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है कि फिलहाल इनकी हत्या क्यों की गई है, वजह इसके पीछे क्या रही है, क्या कोई रंजिश थी
या फिर इनकी हत्या यहीं इसी रेस्टोरेंट में की गई थी, या बाहर से इनको मारकर इस पानी की टंकी में डाला गया था। ये सब कुछ जांच का विषय बना हुआ है और पुलिस बहुत गहनता से पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शुभम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। शुभम, यही चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन था, पुलिस चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है और ऐसे में यह घटना घट जाती है। अब पुलिस किस एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है? देखिए, पुलिस की टीम और पुलिस के आला अधिकारी, वहाँ के तमाम जो आईएएस अधिकारी ऑफिसर, वो खुद इस मामले की जांच करें कि आखिर कैसे बियर बार में एक मैनेजर और उसके नौकर की हत्या हो जाती है। क्योंकि इस समय बियर बार में सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत दी है, शराब की पाबंदियां हैं, लेकिन शराब वहां पर ले जाती है। ऐसे में रात में जिस तरह से घटना हुई, कहीं न कहीं एक सवाल बड़ा खड़ा होता है कि क्या किस तरह से जो हत्यारों ने किस आपसी रंजिश में किया हत्या की है या कोई अन्य मामला था। इस जांच पड़ताल लगातार पुलिस कर रही है। संभव प्रयास लगाया जा रहा है कि आज के दिन पुलिस इन दोनों हत्यारों को अपने जो है चंगुल में अपने पकड़ में ले सकती है, लेकिन तब तक कहना ये मुश्किल होगा कि यह हत्या किस वजह से हुई और कैसे हुई। लेकिन शुभम, जिस रेस्टोरेंट में यह घटना घटी है, क्या वहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे? क्योंकि पानी की टंकी ये बताई जा रही है इस रेस्टोरेंट की, और अधिकांश जो पानी की टंकी होती है वो सबसे टॉप वाले फ्लोर पर होती है। क्या कोई सीसीटीवी कैमरा वहां पर नहीं लगा था? अगर कोई आरोपी अंदर गया भी होगा जिसने इस घटना को अंजाम दिया, वो आते जाते कहीं तो दिखाई दिया होगा। शुभम, देखिए, सीसीटीवी की बात करें तो वहां पर अभी तक पुलिस के अधिकारियों से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि हम छानबीन कर रहे हैं। हालांकि कई ऐसे सुराग उन्हें और भी तलाशनी जिससे ये पुष्टि की जाए कि हत्या हुई है या नहीं हुई, अगर हत्या हुई तो किसने की और कौन थे इसके हत्यारे। अगर सीसीटीवी की बात करें तो वहां पर सीसीटीवी जरूर लगा था, क्योंकि बियर बार है, वहां पर कई सारे भीड़ होते हैं और ऐसे जगहों पर सीसीटीवी लगे। सीसीटीवी खंगालने की पुलिस जरूर कोशिश करी। ये आज पूरे दिन का ये घटनाक्रम होगा जिसके बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो पाएगी। बिल्कुल शुभम, लेकिन बियर बार में तो बाउंसर भी रखे जाते हैं, बाकायदा गार्ड होते हैं, सीसीटीवी फुटेज वहां पर लगे होते हैं। कैसे कोई इतनी इजीली तरीके से अंदर एंटर कर जाता है, मौत के घाट उतारने के बाद पानी की टंकी में डाल देता है और वहां से फिर फरार भी हो जाता है? किसी को भनक तक नहीं लगती। देखिए, बाउंसर की बात करें तो लॉकडाउन में बियर बार को भी तकरीबन 8 से 9 बजे तक ही खोलने की अनुमति मिली है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो उसके बाद जो बाउंसर होते हैं वो वहां से निकल जाते हैं। अगर अन्य दिनों की बात करें तो 24 घंटों बियर बार चलता है, लेकिन लॉकडाउन में खासकर ये बंद रहता है। तो ये घटना जब हुई है तो 10 बजे के बाद ही घटना हुई, जिसके बाद पुलिस को यह घटना तकरीबन 11 बजे मालूम पड़े। तो इसी समय यह वारदात हुई, जिसकी जो छानबीन पुलिस अब कर रही है कि आखिर ये लोग कौन थे। और रही अगर बात बाउंसरों की, तो वो 9 बजे के आसपास वहां से निकल जाते हैं। पूरे मुंबई में इस समय इसी तरह का जो है नियम कानून हर बियर बार के मालिकों के लिए जारी किया गया है। ठीक है, चलिए शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए कोरोना से बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है। तमाम राज्यों में डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं और 24 घंटे की अगर बात करें तो 273 लोगों ने दम तोड़ दिया है इस वायरस की वजह से। और देश भर में बीते 24 घंटे में 9,851 नए केस सामने आए, जबकि 273 लोगों ने इस वायरस की वजह से दम तोड़ दिया है। टोटल अगर मरीजों की संख्या की बात की जाए तो देश भर में यह आंकड़ा 2,26,770 भी क्रॉस कर चुका है। ये मरीजों की संख्या है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है और सबसे ज्यादा जो हालात खराब हैं वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये वो राज्य हैं जहां पर बहुत तेजी से नए नए केस सामने आने के बाद राज्य सरकारों के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय, सबसे बड़ा चैलेंज है इस महामारी को कंट्रोल करना। तो ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। देश में 24 घंटे के रिकॉर्ड पर अगर हम नजर डालें तो 9,851 नए केस सामने आए, जबकि इस जानलेवा वायरस की वजह से 273 लोगों ने दम तोड़ दिया है। इस वायरस की रफ्तार कितनी तेज है आप अंदाजा लगा सकते हैं। हर घंटे के हिसाब से नए नए केस सामने आने के बाद कई लोग इस महामारी से दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक ये टोटल संख्या 2,26,777 तक पहुंच चुकी है मरीजों की। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस वायरस की रफ्तार कितनी तेज है कि 2,26,770 भी क्रॉस हो चुकी है। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या बहुत तेजी से ये कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है। आलम यह है कि इस महामारी को कंट्रोल करना अब सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता पुनीत मोहन इस वक्त फोन लाइन पर है। पुनीत, जिस गति से कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है, लगता नहीं कि जल्द से जल्द इसको कंट्रोल किया जा सकेगा।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से सचिन कोरोना वायरस अपना पैर पसारता जा रहा है और देश के लगभग सभी राज्यों में और ज्यादातर शहरों में, जिलों में कोरोना पहुंच चुका है और अब ऐसा नहीं लगता है कि इसको इतनी जल्दी समाप्त किया जा सकेगा, क्योंकि वैक्सीन आने की भी अभी कोई उम्मीद नहीं है। लगभग वैज्ञानिकों का कहना है कि 1 साल से 2 साल लग सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा ही हमारा बचाव है और जिस तरीके से छूट प्रदान करी जा रही है, 8 जून के बाद छूट और प्रदान करी जाएगी। अगर बात हम उत्तर प्रदेश की करें तो मैक्सिमम मार्केट खोल दी गई है। लखनऊ में आज से डबल डिवाइडर रोड जो है, यानी जो चौड़ी रोड है, उसके दोनों साइड की मार्केट खुलेंगी। अभी तक एक साइड की खुलती थी, आज से दोनों साइड की खुलेंगी। ऑटो रिक्शा भी चालू हो गए। कहीं ना कहीं लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन इसके साथ ही कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और इसमें सीधी सी बिल्कुल पुनीत, लेकिन इससे क्या समझा जाए कि एक तरफ लगातार छूट पर छूट मिल रही है, आम लोगों को राहत देती हुई सरकार नजर आ रही है, दूसरी तरफ बढ़ती संख्या, अब डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। और ऐसे में जबकि ये कहा जा रहा है कि अभी तो गर्मियों की जो बात चल रही है, आने वाले वक्त में मानसून की शुरुआत हो जाएगी, उसमें यह महामारी और विकराल रूप ले सकती है, बहुत मुश्किल हो जाएगा कंट्रोल करना। जी बिल्कुल, जिस तरीके से वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी करी है कि विकराल रूप होगा इसका मानसून में, बारिश के मौसम में, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं जो वायरस होते हैं वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर लोगों को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी और जिस तरीके की छूट मिली है और लोग ये मान रहे हैं कि कोरोना खत्म हो गया है, कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और जरूरत ना हो तो बाहर मत निकले, इस 3 बातों को अगर हम लोग मानकर चले और इम्यूनिटी जो बढ़ाने वाली चीजें हैं उनका ज्यादा से ज्यादा सेवन करें तो कहीं ना कहीं कोरोना से हमारी जो लड़ाई है वो हालांकि जारी तो रहेगी, लेकिन पुलिस सवाल यह भी है, जिस तरह से आपने बताया कि बरसात में जितने भी जो वायरस होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और ऐसे में कोरोना महामारी का आतंक अभी खत्म भी नहीं हुआ और बरसात में तमाम बरसाती बीमारियां भी जन्म ले लेती हैं। हम देख रहे हैं अस्पतालों में बहुत से अस्पताल ऐसे हैं जहां पर सिर्फ कोरोना के पेशेंट ही एडमिट हैं, वहां पर बाकी और मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल सचिन, देखिए 2 बातें हैं। एक तो कई ऐसे अस्पताल हैं जिसमें सिर्फ कोविड-19 के लिए जो बनाए गए हैं और दूसरा, अगर किसी हॉस्पिटल में कोई कोविड-19 पेशेंट पाया जाता है तो 2 से 3 दिन के लिए वो हॉस्पिटल सीज कर दिया जाता है सैनिटाइजेशन के लिए। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे डॉक्टर्स जो कोरोना वॉरियर्स बन के सामने लड़ रहे हैं, कई डॉक्टर्स की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद वो लगातार लोगों की सेवा कर रहा है और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनको कोऑपरेट करें और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें ज्यादा से ज्यादा सेवन करें ताकि जो मानसून के मौसम में अदर बीमारियां हैं वो हमें इफेक्टेड ना कर सके। जी लेकिन पुनीत, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश या बिहार की, क्योंकि बरसात शुरू होते ही सबसे ज्यादा बीमारियां जो हैं पैर पसारना शुरू करती हैं इन दोनों राज्यों में, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और बिहार की अगर बात करें तो वहां पर जिस तरीके की व्यवस्था होती है वो सबके सामने है। अब ऐसे में अगर ये महामारी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है और आने वाले वक्त में अगर मानसून की शुरुआत होती है और तमाम अन्य बीमारियां, फिर चाहे मलेरिया की बात करें, चिकनगुनिया या तमाम बरसाती बीमारियां, अगर वो पैर पसारने शुरू करती हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए इन हालातों को कंट्रोल करना। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम जानते हैं कि यूपी बिहार में एक दिमागी बुखार चलता है जो बारिश के मौसम में एक्टिवेट हो जाता है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो एक्टिवेट हो जाती है। इसके साथ ही कोरोना जैसे सिम्टम्स अब लोगों में ज्यादा दिखाई देंगे। कोविड-19 की जांच ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि जैसे ही मानसून आता है मैक्सिमम लोगों को जो हार्ट पेशेंट है या सांस के पेशेंट है उनको खांसी जुकाम बुखार के प्रॉब्लम हो जाते हैं, यही सिम्टम्स कोरोना के होते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग पहले से इफेक्टेड हैं किसी बीमारी से, चाहे वो शुगर पेशेंट हो या फिर डायबिटीज पेशेंट हो, उनको अपनी केयर बहुत करनी है और घर से कम निकलना है। बारिश में भीगने का प्रोग्राम इस बार बिल्कुल त्याग दीजिए, क्योंकि अगर आप बारिश में भीगेंगे तो कहीं ना कहीं आप बीमार होंगे और बीमार होने के साथ आपके चांसेस ज्यादा हैं कोरोना के संपर्क में आने के। लेकिन पुनीत, आपको लगता है कि लोगों में वो अवेयरनेस नजर आ रही है, जिस तरह से बार बार उनको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाने की बात, और कहा जा रहा है बार बार की जो सोशल डिस्टेंसिंग है वही एक सबसे बड़ा हथियार है इस महामारी से लड़ने के लिए, क्या लोगों में वो अवेयरनेस वाकई नजर आ रही है जो लोग बाजारों में या कामकाज के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं? देखिए सचिन, सरकार ने जिस तरीके की छूट दी है लोगों में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं नजर आ रही है। लोगों का ये मानना है कि ऐसा लोगों को फील हो रहा है जैसे कोरोना खत्म हो गया। लेकिन अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। सरकार ने छूट सिर्फ आपको कामकाज करने के लिए दी है क्योंकि अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी चीज है और उसको भी संभाल कर रखना है। लोग लापरवाह हैं, कुछ प्रतिशत उनका भी हिस्सेदारी है जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं कोरोना पेशेंट जो संक्रमित होते हैं उनके संपर्क में आ जाते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते, मंडियों में जा रहे हैं, भीड़ हो रही है, वहां मार्केट में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें भीड़ से बचना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग से बचना होगा, तभी कोरोना पे हमारी जीत संभव हो पाएगी। जी बिल्कुल। चलिए पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। मुंबई से संवाददाता मुरारी सिंह इस वक्त फोन लाइन पर है। मुरारी, फिलहाल मुंबई को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास आ रही है, क्योंकि बहुत तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है, आलम यह है कि अब हम 3 लाख के आसपास पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि मुंबई सिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर 44,704 मामला पहुंच चुका है, जबकि
1465 लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर 24 घंटे में नए मरीजों की बात करें तो 1442 नए मामले आए हुए हैं, जो महाराष्ट्र सरकार के लिए बहुत बड़ी चिंता की विषय है, क्योंकि लॉकडाउन में काफी ढील दे चुकी गई है। चाहे वो गली मोहल्ले हो या फिर रोड हो, हर जगह पर बड़े पैमाने पर लोगों का आवागमन चल रहा है और जो आंकड़ा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दिनों से जो बरसात हो रही थी वो भी कहीं न कहीं सरकार के लिए मुसीबत थी, क्योंकि मुंबई में बारिश एक कोरोना महामारी से कम नहीं है, क्योंकि बड़े पैमाने पर इमारतें गिरती हैं, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड। लेकिन मुरारी सिंह, सबसे बड़ा चिंता का विषय यही बना हुआ है क्योंकि तमाम जितने भी अस्पताल हैं मुंबई में इस वक्त वो कोरोना पेशेंट से भरे हुए हैं और जहां पर ये तमाम तरीके की अव्यवस्था देखने को मिली उनको सील कर दिया गया। ऐसे में अगर बरसाती बीमारियां भी जन्म लेती हैं और लोग इसकी चपेट में आते हैं तो कैसे कंट्रोल कर पाएगी महाराष्ट्र की सरकार? लेकिन महाराष्ट्र सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बृहन मुंबई महानगर पालिका के अस्पताल हो या फिर प्राइवेट अस्पताल हो, ये पूरी तरह से कोरोना के अस्पताल बन चुके हैं। लोगों को छोटी बड़ी बीमारियां हैं तो खुद डॉक्टरों से सलाह लेकर मेडिकल से दवा खाते हैं, लेकिन अस्पताल नहीं जाते हैं। ऐसे में बरसाती मुसीबत महाराष्ट्र सरकार के लिए काफी गंभीर विषय है, क्योंकि इनके कोरोना योद्धा है, जो डॉक्टर्स है, पुलिस है, ये तमाम यंत्रणा जो है उनकी कोरोना में लगी हुई है। ऐसे में बरसात इनके लिए किसी आफत से कम नहीं है। यहाँ मुंबई कर को भी सूझबूझ के साथ काम लेना चाहिए। इन गंभीर परिस्थिति में मुंबई पुलिस को भी बढ़ चढ़ के, जिस तरीके से मुंबई पुलिस आगे आ रही है, हालात को देखते हुए लोगों को इसका पालन करना चाहिए। लेकिन लॉकडाउन से लेकर मुरारी सिंह, जिस तरह से हालात बने हैं मुंबई में, बहुत तेजी से ये आंकड़ा बढ़ रहा है, तमाम राज्यों के कंपेयर में इस वक्त टॉप पर मुंबई चल रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में बरसात की शुरुआत अगर हो जाती है, हम देखते हैं कि पानी की निकासी वहां पर नहीं होती, पहले अरेंजमेंट नहीं होता और उसके बाद जलभराव की स्थिति, और बहुत ज्यादा सबसे बड़ा स्लम एरिया मुंबई में है। ऐसी स्थिति में अगर वहां पर यह वायरस अपने पैर पसारता है और बरसाती बीमारियां भी शुरू होती हैं तो कैसे कंट्रोल हो पाएगा? देखिए, कंट्रोल करना, जैसे हमने बात बताई कि महाराष्ट्र सरकार के लिए चुनौती है, क्योंकि मुंबई का एक इलाका नहीं, वो चाहे मुंबई का मरीन। चलिए मुरारी सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से संवाददाता संदीप अग्रवाल इस वक्त फोन लाइन पर है। संदीप, फिलहाल जयपुर को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? कितने नए केस अब तक सामने आ चुके हैं? मरीजों की जो संख्या है वो कितनी पहुंच चुकी है? देखिए सचिन, जिस प्रकार से रात को देर रात जो मेडिकल विभाग द्वारा बुलेटिन जारी किया गया कोरोना को लेकर, उसमें 210 नए पॉजिटिव केसों की पुष्टि की जा चुकी है। वहाँ पर जो प्रदेश भर में कोरोना का आंकड़ा पहुंच गया है वो है 9,862 तक पहुंच गया है। और बता दूं, हमारे जयपुर में कुल अब तक 2,136 पॉजिटिव केस एक्टिव हैं, जिनमें से 285 केस बहुत गंभीर अवस्था में है, जिनका इलाज विचाराधीन जो कक्ष है या वार्ड कहें उसमें लगातार जारी है। और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिकित्सा विभाग की टीम है लगातार उसमें मॉनिटरिंग बनाए हुए हैं और कोरोना का जो कहर है लगातार राजस्थान प्रदेश में अपना ग्राफ बढ़ा रहा है। जी, लेकिन संदीप, जिस तरह से मरने वालों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है और लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, लेकिन जो रिकवरी दर है क्या उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है जयपुर में, अगर हम बात करें तमाम अस्पतालों की? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि सचिन, मैं बता दूं कि अभी जहां पर प्रदेश में कोरोना से जो 213 मौतें हुई हैं और ये बहुत बड़ा गंभीर विषय था, वहीं पर रात की खबर ये भी है कि 7,104 जो पॉजिटिव केस थे उनको नेगेटिव रिपोर्ट भी आ गई है और वहीं 6,090 जो थे, 6,490 जो केस थे उनको डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। ये बहुत बड़ा एक रात की खबर मानने राजस्थान प्रदेश के लिए। वहीं पर बता दूं कि 213 मौतें जो हुई है पूरे प्रदेश में कोरोना से, वहीं पे 101 मौत जो है वो लगातार केवल एक जयपुर शहर से हुई है, जो राजधानी प्रदेश की राजधानी है जयपुर, वहां से हुई है। वो बड़ी चिंता का विषय भी है, किंतु जो रिकवरी रेट है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, वो भी रात की खबर है राजस्थान प्रदेश के लिए। ठीक है संदीप, लेकिन जिस तरह से बरसात की शुरुआत होने वाली है, मानसून दस्तक दे चुका है और आने वाले वक्त में अगर बरसात शुरू होता है तो बरसाती बीमारियां भी जन्म लेती हैं। ऐसे में अस्पतालों में क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं ताकि अगर जो और पेशेंट आते हैं उनको भी बेहतर इलाज मिल सके? बिल्कुल सचिन, जिस प्रकार से आपने कहा कि मानसून ने दस्तक दे दी है और बारिश भी लगातार आएगी अभी और मानसून जो है अपने परवान पे आएगा, ऐसे में संक्रमण का फैलना भी लाजमी है। वहीं पे स्थानीय या पूरे प्रदेश पद के चिकित्सालय की बात करें, सरकारी चिकित्सालय की बात करें या फिर प्राइवेट चिकित्सालय की बात करें, वहां पर भी चिकित्सा विभाग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरते और सैनिटाइजिंग की पूरी व्यवस्था करें। और जो आने जाने वाले बीमार मरीज हैं जो दिखाने आते हैं, ओपीडी की व्यवस्था पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करें।
वहीं पे जो भी हाईलाइट जो चीज हॉटस्पॉट जो बने हुए हैं उन पे भी सतर्कता बरतें और पुलिस ठीक है। प्रशासन सख्ती से उनकी पालन करवाए, जो गाइडलाइन जारी की कोरोना को लेकर संक्रमण को फैलने ना दें। बिल्कुल। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। चंडीगढ़ से संवाददाता विनीत कपूर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। विनीत, जिस तरह से संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, 24 घंटे में 273 लोगों ने दम तोड़ दिया है। फिलहाल चंडीगढ़ में क्या कुछ अपडेट है आपके पास? कितने नए केस सामने आए हैं? मरीजों का आंकड़ा कहां तक पहुंच गया है? बिल्कुल, देखिए चंडीगढ़ की भी बात करें तो चंडीगढ़ में भी लगातार पॉजिटिव केसों की संख्या के अंदर इजाफा हो रहा है। हर रोज 2 से 3 केस जो हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अगर हम आज की लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें तो इस वक्त चंडीगढ़ के अंदर एक्टिव केसों की संख्या जो है वो 77 हो चुकी है। टोटल यहाँ पर केस जो है 304 निकलकर सामने आया है। लगातार यहाँ पर जो कह सकते हैं कि लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। और अगर ताजा जो आज लेटेस्ट खबर है, एक 10 साल का मेल और एक 3 साल की बच्ची जो है, जो बाबूधाम कॉलोनी से संबंधित है, वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। और कहीं ना कहीं बाबूधाम कॉलोनी यहाँ पर एक बड़ा कंटोनमेंट जोन है, जहाँ पर कंट्रोल कोरोना जो है वो नहीं हो पा रहा है। हालांकि एहतियात बहुत बढ़ती जा रही है, पूरे सेक्टर को स्पीक किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से हर रोज 2 से 3 केस पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जो बड़ी परेशानी का सबब पड़ता है। बिल्कुल विनीत, लेकिन जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लोग दम भी तोड़ रहे हैं इस वायरस की वजह से, लेकिन राहत भरी खबर यह भी है कि जो रिकवरी का जो परसेंटेज है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि 1 लाख के आसपास मरीज पूरे ऑल ओवर के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो वो ठीक भी हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए रिकवरी की बात करें तो जिस तरह से एमएचए की नई गाइडलाइंस आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि किसी अगर संक्रमित को 3 दिन तक बुखार नहीं होता, उसके बाद उसमें सिम्टम नहीं कोई ऐसे पाए जाते कि लग रहा है कि इसको फीवर नहीं है, खांसी नहीं है, जुकाम नहीं है, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको 10 दिन तक जो है डिस्चार्ज किया जा सकता है। ऐसे में उसको टेस्ट करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी के आधार पर ये 1 लाख का आंकड़ा जो है वो निकलकर सामने है, जिनको सीधे तौर पर कह दिया गया है कि ये सब रिकवर हो चुके हैं। तो ऐसे में जरूर रिकवरी रेशियो देश के अंदर जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है कि कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर 90% रिकवरी रेशियो जो है वो देखने को मिल रही है। तो ऐसे में ये तो जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ जो ये लॉकडाउन के अंदर लोगों को राहत दी गई है, ये भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि इससे कम्युनिटी स्प्रेडिंग का खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि केस जो है वो रुकने का नाम नहीं ले। इजाफा जो है वो सरकारों के लिए बड़ी परेशानी का सबब है। चलिए विनीत कपूर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से संवाददाता सुधीर सलूजा इस वक्त फोन लाइन पर है। सुधीर, फिलहाल दिल्ली को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? कितने नए केस अब तक सामने आ चुके हैं? भारत में पिछले 24 घंटे में 9,851 मामले सामने आए हैं, वहीं 273 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,26,770 हो गई है। इसमें से 1,10,960 अभी सक्रिय हैं और 1,09,462 लोग ठीक या डिस्चार्ज हो चुके हैं या विस्थापित हो चुके हैं। वहीं अगर पूरे देश की बात करें तो 6,348 मौतें हो चुकी हैं। जी सुधीर, लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में बहुत तेजी से कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है, क्योंकि हर घंटे के हिसाब से नए नए केस सामने आ रहे हैं, जो सरकार के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। जी बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 25,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है और हर प्रतिदिन 1,500 1,300 करीब मरीज आ रहे हैं और लगभग 40 से 50 लोगों की मृत्यु भी हो रही है। वहीं अगर दिल्ली में बात लेकिन सुधीर, जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं कि अब तमाम तरीके की छूट दिल्ली वासियों को मिल रही है, मेट्रो को लेकर भी चर्चा का बाजार गर्म है, अब मेट्रो भी चल पड़ेगी और ऐसे में मेट्रो से अगर लोग सफर करेंगे तो ये खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। जी अभी मेट्रो तो फेज 2 में अभी जो है स्टार्ट होगी। अभी 8 तारीख से जो मॉल्स और जो धार्मिक हैं उनको छूट दी जाएगी और लेकिन उसमें प्रतिबंध एसओपी गाइडलाइंस जो आ गई है गृह मंत्रालय की, उसमें जो है मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा और सभी लोगों को बार बार हाथ धोने की हिदायत दी जा रही है। और जो 8 तारीख को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और धार्मिक स्थल वगैरह जो है वो खुलेंगे और उसके बाद मेट्रो जो है सेकंड फेज में उस पर अभी विचार होगा। और इसके बाद पहले जो 1 जुलाई से जो है स्कूल जो परीक्षाएं हैं बच्चों की 10वीं और 12वीं की वो भी होनी है। तो अभी जो है कोरोना के जो केस हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और अभी मुझे लगता है कि यही एक सोशल डिस्टेंसिंग ही एक मात्र उपाय है जो हमें देखना होगा। लेकिन सुधीर, आपको लग रहा है कि अगर दिल्ली की हम बात करें, जिस तरह के रिस्ट्रिक्शन या फिर इंस्ट्रक्शन की बात सामने आ रही है, क्या वो फॉलो हो रहे हैं या वाकई सिर्फ गाइडलाइन तैयार हो जाती है और धरातल पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है?
देखिए दिल्ली में मैं आपको बताऊं बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत तंग जगह हैं और भीड़ ज्यादा होने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही से नहीं हो पाता है। अगर अगर हम देखें तो बहुत बाजार ऐसे हैं जहां पर भीड़ एकदम से आती है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई हमें नजर आती हैं। लेकिन चूंकि अब मार्केट खुल चुके हैं और सभी ऑफिस भी खुल चुके हैं और आप देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें भी चालू हैं और जो है ऑटो रिक्शा कैब सब चालू है, तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का उतना पालन नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी लोगों को देखना है और चूंकि जान और जहान दोनों को बचाना है, तो अब कोरोना जाने वाला भी नहीं है, कोरोना हमारे साथ रहने वाला है, तो हमें खुद ही एहतियात बरतनी होगी। बिल्कुल सुधीर, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली में मोस्टली जो लोकलाइज्ड हैं या तो वो टैक्सी में जाते हैं या फिर ऑटो बुक करके वो तमाम गलियों तक पहुंचते हैं। ऑटो को लेकर जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं या फिर हम अगर कैब की बात करें जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो फॉलो हो भी रहे हैं या फिर एक ऑटो में 3-3 4-4 लोगों को बिठाकर मोटा पैसा कमाया जा रहा है? देखिए पहले एक सवारी का जो है प्रावधान था ऑटो में और टैक्सी में कैब में जो है 1 या 2 लोग का था। लेकिन कैब में तो अभी भी, क्योंकि कैब जो है वो ज्यादातर मेरू या ओला या जो भी कंपनी होती है उससे जो हायर की जाती है, उसमें तो वो फॉलो हो रहा है। लेकिन ऑटो में हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि जो शेयर्ड सवारी है या जो फटफट सेवा है वहां पे कुछ ना कुछ जो है नियमों की धज्जियां उड़ती दिखती हैं। अच्छा। लेकिन ये अब हम लोगों को खुद को जागरूक होना है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, और ये हमें दिख रहा है कि हमें अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अगर बिल्कुल सुधीर, ये बार बार कहा जा रहा है कि जान है तो जहान है, और जिस तरह से आपने भी बताया, लेकिन लोग समझदारी से काम नहीं ले रहे हैं और यही एक चिंता का विषय बना हुआ है। चलिए सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। रविंद्र श्रीवास्तव हैं जम्मू कश्मीर से। रविंद्र, फिलहाल जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? कितने केस अब तक सामने आ चुके हैं और सरकार की तरफ से क्या कुछ कोशिशें जारी हैं इसे कंट्रोल करने के लिए? जी देखिए, अगर बात करें कोरोना का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर 3000 से ऊपर जो मामले हैं वो सामने आए हैं। 3142 मामले जो हैं वो अभी तक सामने आ चुके हैं। वहीं अगर खाली जम्मू की बात करें तो जम्मू संभाग के अंदर 735 केस जो हैं वो नए आए हैं और कश्मीर में 2407 केस जो हैं वो आ चुके हैं और मौत का आंकड़ा भी जो है वो भी बढ़ा है। 35 अभी तक जो है जम्मू कश्मीर में लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है, खास करके घाटी की अगर बात करें, क्योंकि घाटी में जब तबलीगी जमात से लोग वापस पहुंचे थे तो उनके चलते बहुत ज्यादा कोरोना का मामले जो है वो सामने आए थे। उसके बाद अब जिस तरह से लोग बाहरी राज्यों से अपने घरों को लौट रहे हैं तो उसके चलते भी जो है कोरोना का ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है। ये काफी चिंता का विषय है। वहीं अगर सरकार बिल्कुल रविंद्र, लेकिन अगर आम लोगों की हम बात करें, आप बता रहे हैं कि बहुत तेजी से कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है, हर घंटे के हिसाब से नए नए केस जो सामने आ रहे हैं वो सबसे बड़ा चिंता का विषय बने हुए हैं। लेकिन लोगों में वो डर, वो खौफ, वो अवेयरनेस नजर आ रही है कि वाकई ये महामारी बहुत बड़ी है, लापरवाही बरतेंगे तो सबके लिए भारी पड़ सकती है। जी बिल्कुल, अलर्टनेस तो जरूर है, लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पर खास करके अगर जम्मू संभाग की बात करें तो यहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग और जो नॉर्म्स सरकार ने बनाए हैं उनका पालन कर रहे हैं। लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां पर इसकी धज्जियां भी उड़ रही हैं, क्योंकि बाजार अब सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक सरकार ने अभी फिलहाल बाजार खोले हैं, क्योंकि लॉकडाउन 4 अभी चल रहा है। 8 तारीख के बाद जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो फैसला लेगी कि अनलॉक 1 को शुरू किया जाए या किस प्रकार से अब आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है उसके चलते आगे की समीक्षा के ऊपर ही निर्भर करता है कि किस प्रकार से अब सरकार अब फैसला लेगी। लेकिन लोगों को खुद सजग होना होगा, सचेत होना होगा, और इसके लिए क्योंकि कोरोना अगर एक घर में एक भी पेशेंट पाया जाता है तो उससे बाकी बिल्कुल रविंद्र, ये कई बार ये बोला गया है कि एक मरीज कम से कम 100 लोगों को इफेक्ट कर सकता है। इतना खतरनाक ये वायरस है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।